हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 16 एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम वर्किंग कोल माइन और अबैंडन्ड कोल माइन। ठीक है, वर्किंग कोल माइन से या फिर अबैंडन्ड कोई भी कोल माइन है वहाँ पर से अगर आपको मीथेन का एक्सट्रैक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे, मीथेन गैस निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम इस चैप्टर में रेगुलेशन नंबर 218 से रेगुलेशन नंबर 236 तक सारी चीज़ें एक बार में ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रेगुलेशन हमारा क्या कहता है, रेगुलेशन नंबर 218। अब देखिए, अब अगर आपका मीथेन का एक्सप्लोरेशन करना है, आपको मतलब मीथेन का है कि नहीं है ये चीज़ आपको पता करनी है, तो उसके लिए अगर आपने कोई ऐसा इंटेंशन बनाया है, मन किया है या फिर प्रपोजल आपको देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मीथेन गैस आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, मीथेन गैस का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं किसके लिए, कैप्टिव के लिए, कैप्टिव गैस निकालने के लिए, या फिर आप डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं मीथेन को। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे। ठीक है, ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, कम से कम 6 महीने पहले, ये अगर ऐसा सोचते हैं तो कम से कम 6 महीने पहले एक नोटिस तैयार करेंगे कि हाँ हम एक्सप्लोरेशन वर्क करना चाहते हैं, और इस नोटिस को तैयार करके राइटिंग में किसको सबमिट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को, और इसकी एक कॉपी किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे। कॉपी नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर को ओरिजिनल चीज़ सबमिट करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपने नोटिस तो तैयार कर ली रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए, इसके साथ आप क्या करेंगे, एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। किसी पर्टिकुलर एजेंसी से आपको ये प्रिपेयर करवानी है। ठीक है, जो कि ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब कि फेमस हो इस काम के लिए, जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो या फिर एक्सपर्टीज़ हो मीथेन एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उस फील्ड में। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस फील्ड में, तो उस ऐसी एजेंसी से आपको ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करवानी है और इसको भी उसके साथ अटैच करना है। और क्या अटैच करेंगे, आपको ये भी अटैच करना है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करवा के कि हाँ हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये काम करवा रहे हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी एजेंसी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये सारे काम करेगा, ठीक है, एक्सप्लोरेशन का काम करेगा, तो वो किस तरीके से करेगा, कितने दिन में करेगा, ये सारी डिटेल आपको देनी है। दूसरा, आपको ये भी डिटेल देनी है कि जो भी मशीनरी, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट एंड अपरेटस जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं उनके स्पेसिफिकेशन, पैरामीटर और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, है ना, इन मशीन से रिलेटेड जिनका भी इस्तेमाल आप एक्सप्लोरेशन वर्क में करना चाहते हैं, उन सभी के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके इसको भी अटैच करेंगे। साथ में आप क्या करेंगे, उन पर्सन्स का और उन पर्सन्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें कि ऑफिशियल्स होंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ होगा। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ होंगे, जिनका बारे में ये भी बताएंगे कि हाँ इनकी ये ड्यूटीज़ होंगी, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके आपको लिस्ट तैयार करके इसके साथ अटैच करना है। और क्या क्या चीज़ें, 2 चीज़ें और है जो आपको अटैच करनी पड़ेगी। एक तो प्लान्स और सेक्शन माइन का, जिस माइंस में भी आप काम करने जा रहे हैं वो तैयार करके आप अटैच करेंगे। दूसरा, उस एरिया का भी प्लान और सेक्शन तैयार करके देंगे उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करनी है। ठीक है, जब तक चीफ इंस्पेक्टर से आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक आप ये एक्सप्लोरेशन का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपको एक्सप्लोरेशन का काम जो है तो आप परमिशन मिल गई, अप्रूवल मिल गया चीफ इंस्पेक्टर से। अब आप क्या करेंगे, इसके बारे में काम किया एक्सप्लोरेशन का, अब इसको सबमिट करना है आपको। ठीक है, तो अगला रेगुलेशन उसी पे बेस्ड है कि 219 रेगुलेशन जो है वो ये कहता है सबमिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन और अबैंडनमेंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब आप एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं, आपने एक्सप्लोरेशन वर्क कंप्लीट कर लिया है, अबैंडनमेंट करना चाहते हैं उसको, मतलब कि बंद करना चाहते हैं एक्सप्लोरेशन के काम को, तो उसके लिए भी आपको एक नोटिस तैयार करके देनी है, रिपोर्ट तैयार करके देनी है। ठीक है, अब ये नोटिस और रिपोर्ट किस तरीके से होनी चाहिए चलिए देखते हैं। तो कहता है कि इसकी नोटिस, इस रिपोर्ट को तैयार करके आप किसे सबमिट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट कर देंगे, जिस एरिया को भी आपने एक्सप्लोरेशन किया है। ठीक है,
तो वहाँ पे फर्दर एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, ठीक है। उस एक्सप्लोरेशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी डिटेल आपको स्पेसिफाई करके देना है चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। रीजनल और इसकी रिपोर्ट रीजनल इंस्पेक्टर को भी सबमिट करनी है। आपको ये भी बताना है कि कहाँ कहाँ आपने बोरहोल्स ड्रिल किए हैं, ठीक है। अबैंडन्ड या फिर इनकम्प्लीट डिटेल्स भी बतानी है, जो भी बोरहोल्स अबैंडन्ड है या फिर इनकम्प्लीट है उनके बारे में भी डिटेल देनी है। उनका डाया बताना है, डेप्थ बताना है, किस डायरेक्शन में हर एक बोरहोल को ड्रिल किया गया है, ठीक है। हर एक बोरहोल के सेक्शन के बारे में बताना है। वाटर अगर मिला है तो उसके बारे में बताना है, कहीं गैस मिली है तो उसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पर देनी पड़ेगी। रिपोर्ट में आपको ये भी जानकारी देनी पड़ेगी कि जो भी बोरहोल्स आपने ड्रिल किए हैं या फिर जो भी एक्सकवेशंस आपने किए हैं एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, वो सबके सब आपने इफेक्टिवली सील कर दिया है कि नहीं किया है, उनको प्लग या फिर उनको प्लग्ड कर दिया, मतलब कि बंद किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और ये चीज़ें मतलब आपको बतानी है कि आपने इनको अच्छे से सील कर दिया है और तब तक के लिए सील किया है जब तक आप इनको फर्दर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब ठीक है, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब आपको मीथेन गैस मिल गई है और आपको मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करना है। अब क्या करेंगे, तो मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करने के पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। अब ये नोटिस आप क्या करेंगे, ये नोटिस आपको है ना, अब देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छी डिटेल तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको मीथेन का एक्सट्रैक्शन करना है किसी भी कोल सीम से या फिर किसी कोल मेजर स्ट्राटा से, है ना, जो कि वर्किंग में है, या फिर कोई किसी भी अबैंडन माइन से या उसके किसी भी पार्ट से, तो आप क्या करेंगे और उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे कि डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो इस एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने के 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके, नोटिस तैयार करके आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये नोटिस जो आप प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट के साथ, ये आप नोटिस किससे प्रिपेयर करवाएंगे, एक एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर करवाएंगे। अब मैंने बता दिया, जैसा कि मैंने बताया, ये एजेंसी को नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। तो ये एजेंसी के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करवाएंगे, पहला तो कि किस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं या फिर एक्सप्लॉयटेशन करवाना चाहते हैं अपनी मीथेन का। दूसरा, कौन कौन सी मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन, पैरामीटर, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कि इस तरीके से हम इन मशीन्स का यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यह भी बताएंगे कि जो प्लान्स और सेक्शन है ना माइंस के, वो प्लान्स और सेक्शन आप प्रिपेयर करके देंगे। प्लस ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के पर्सन्स या फिर ऑफिशियल्स आप इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसके साथ आपको उस पर्टिकुलर एरिया का भी प्लान्स और सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा, है ना, नोटिस में, ठीक। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ कर सबमिट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये कहता है कि कोई भी एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कोई भी एक्सट्रैक्शन का प्लान या फिर प्रोजेक्ट जो भी हमने अभी ऊपर बात की है जिसके बारे में भी, वो सब कुछ तब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपको रिटर्न में ऑर्डर ना मिल जाए चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको चीफ इंस्पेक्टर से रिटर्न में ऑर्डर मिल गई, आपने एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद अब आपका ये है कि भाई आपको बंद करना है, क्लोज करना है उसे, ठीक है, या फिर अबैंडनमेंट करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है एक्सट्रैक्शन के वर्क को। अब आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो ये काम करने के 60 दिन पहले, कम से कम 60 दिन पहले आपको ये सब काम स्टार्ट करने के कम से कम 60 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक नोटिस के थ्रू, ठीक है। अब इस नोटिस में क्या क्या अटैच करेंगे, पहला, किस कारण से, रीजन ऑफ क्लोजर, अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे। दूसरा, माइन का प्लान और सेक्शन सबमिट करेंगे। तीसरा, एरिया का प्लान और सेक्शन सबमिट करेंगे। और चौथा, आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स आप वहाँ पर ले रहे हैं, किस काम के लिए, मतलब कि वर्क को, जो भी वर्क आपने किए हैं उनको सील करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वर्किंग्स को, ठीक है। और कितना काम आपने कर लिया है और कितना काम आप करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को सेफ और सिक्योर बना सकें। और इन सब की रिपोर्ट आपको चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करनी पड़ेगी और चीफ इंस्पेक्टर इनमें जो भी चेंज चाहे वो चेंज वो कर सकता है,
ठीक है। अगर उसे लगता है कि हाँ माइन बंद होने के पहले, क्लोजर के पहले, अबैंडनमेंट के पहले और डिसकंटिन्यूएशन के पहले इस वर्किंग के जो ओनर है ये काम करवा दे भाई सेफ्टी के लिए, तो वो चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट में बता सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है। अब अगर ओनर और एजेंट बस की बात कर रही है कि ओनर और एजेंट फेल हो जाते हैं, ये काम कोई भी रिमेनिंग वर्क सेफ्टी से रिलेटेड रिमेनिंग वर्क अगर कोई वर्क रह जाता है उसे कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, किसी दूसरी एजेंसी से वो सारे प्रोटेक्टिव वर्क्स करवाएगा। ठीक है। और उसका जो भी खर्चा होगा वो किससे लेगा, ओनर से लेगा। ठीक है। और किस फॉर्म में लेगा, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लेगा। लैंड रेवेन्यू मतलब कि जमीन का जो भी ब्याज हो, जमीन का जो भी टैक्स होगा, रेवेन्यू होगा, उसके फॉर्म में लेगा कि हाँ हमें यहाँ इसका टैक्स चाहिए इस चीज़ का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवानी पड़ेगी और चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आपने खदान बंद कर दी। अब उसके अलावा अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला है कि एनुअल रिटर्न्स में ये कहता है कि हर साल फरवरी के फर्स्ट डे के पहले या फिर फरवरी के फर्स्ट डे पर ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को एनुअल रिटर्न्स सबमिट करेंगे। मतलब जो भी पिछला साल था उसका एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एनुअल रिटर्न की बात हो गई। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 223 जिसमें कि किस तरीके से मीथेन का एक्सट्रैक्शन करना है। तो मीथेन का एक्सट्रैक्शन करने से पहले एक स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन वगैरह प्रिपेयर करेंगे कौन, ऑनर एजेंट और मैनेजर, और इसको किसे सबमिट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर मीथेन को मतलब आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मीथेन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी अबैंडन या फिर क्लोज माइन से या फिर उसके किसी भी पार्ट से या फिर जो भी है कहीं से भी मीथेन निकाल रहे हो, जो भी मैंने उसमें लिख दिया है। ठीक है। तो कहीं से भी अगर आप मीथेन को निकालते हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रिपेयर करके सबमिट करना पड़ेगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को अप्रूवल के लिए। ठीक है। अब किसी भी मीथेन का एक्सट्रैक्शन आप बिना चीफ इंस्पेक्टर की रिटर्न में परमिशन जब तक ना मिल जाए तब तक आप एक्सट्रैक्शन का वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हम अपने अगले रेगुलेशन की तरफ, रेगुलेशन नंबर 224 जिसमें कि ड्रिल मशीन्स के बारे में बताया गया। भैया अब अगर आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो बोर होल्स तो करेंगे ही जिससे कि आप ड्रिल करने वाले हैं। ठीक है। किसी ड्रिल मशीन के थ्रू ये काम करेंगे, बोर होल्स बनाएंगे। अब ये जो ड्रिल मशीन्स हैं और उसकी जितनी भी एसेसरीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल से बनी होनी चाहिए, मतलब कि अज्वलनशील मटेरियल से बना होना चाहिए। और जो भी अगर इन केस ऐसा होता है कि भैया आप इन्फ्लेमेबल मतलब कि ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल मटेरियल, इन्फ्लेमेबल का हिंदी में अर्थ होता है ज्वलनशील, इन्फ्लेमेबल मटेरियल का अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उनके ऊपर एक मेटेलिक कवरिंग हो ताकि वो कैसे काम करें, नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल के जैसे काम करें। अब ड्रिल मशीन में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड होनी चाहिए। पहली चीज़ तो एक एफिशिएंट हेडलाइट होनी चाहिए, है ना, ताकि साफ सुथरा दिखे, ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह दिखाई दें। दूसरा, एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर उसमें होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसके साथ ही ऑटोमेटिक टाइप का फायर डिटेक्शन वाला मॉनिटरिंग डिवाइस लगा होना चाहिए और एक फायर सप्रेशन सिस्टम भी उसमें लगा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑपरेटर की सीट होनी चाहिए। ऑपरेटर की सीट जहाँ पर भी ऑपरेटर बैठेगा उसके ओवरहेड पे कैनोपी होना चाहिए, मतलब कि छत होनी चाहिए ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ऑपरेटर को। ठीक है। ड्रिल मशीन जो है तो वो कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। मैनेजर ने जिसे भी राइटिंग में ऑथराइज किया है या फिर अपॉइंट किया है वही पर्सन ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर सकता है, एज ए ऑपरेटर वर्क कर सकता है। ड्रिल मशीन का ऐसे किसी भी जगह यूज़ नहीं करना है जहाँ पर क्लियर स्पेस नहीं है। क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 0.3 मीटर बिलो द रूफ या फिर उसके सपोर्ट से, है ना, रूफ या फिर उसके सपोर्ट से 0.3 मीटर नीचे मतलब डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। क्या, किस चीज़ के लिए, क्लियर स्पेस के लिए। और साइड्स से 0.6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। यह भी कहता है कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पर होगा वो हर एक शिफ्ट में, है ना, अपने जिस शिफ्ट में भी वो होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन उस पर्टिकुलर शिफ्ट में हर समय हर कुछ देर में
क्या क्या चेक करेगा? पहली चीज़ तो क्लियरेंस, मैंने इसमें नहीं लिखा है, बाकी आप ध्यान से देख लीजिएगा, सब रेगुलेशन नंबर 6 में दिया है कि क्लियरेंस चेक करेगा कि सारे ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री है कि नहीं आपका ड्रिल मशीन, है ना। दूसरी चीज़ रूफ और साइड की कंडीशन चेक करेगा। तीसरी चीज़ वेंटिलेशन चेक करेगा। चौथी चीज़ जो भी जनरल सेफ्टी के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर चेक करेगा। अब बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन की। ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये कहता है कि जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, उनकी कंडीशंस और उनकी डिटेल्स, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें कौन स्पेसिफाई करेगा? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड होगा। अगला रेगुलेशन नंबर 226, जिसमें कि ये बोलता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ड्रिलिंग कर रहे हैं अगर आप, या फिर मीथेन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं बोर होल से, तो ये सब जब काम आप करते हैं एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मीथेन का, तो उस केस में आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस में क्या लेना है? आपको यह प्रिकॉशन लेना है कि कहीं फ्रिक्शनल मतलब घर्षण के कारण आग लगने के चांस तो नहीं है, या फिर कहीं पे ओपन स्पार्क तो नहीं है कि स्पार्किंग के कारण एक्सप्लोजन हो जाए आपके बोरहोल में, या फिर ब्लो आउट हो जाए आपका बोरहोल, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप डीगैसिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी होल से, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लें ताकि आप मीथेन गैस की रिलीज को कंट्रोल कर सकें डीगैसिफिकेशन होल से, ठीक है। दूसरा, आपको ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिससे कि क्या हो, गैस का लीकेज ना हो बोरहोल से, ठीक है। अब लीकेज को चेक करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक गैस या फिर लीकेज डिटेक्टर वहां पर आप लगा दीजिए हर एक बोरहोल के कॉलर पे, और उसमें क्या फिट होना चाहिए? ऑडियो विजुअल अलार्म फिट होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के लीकेज पर इन्फ्लेमेबल गैस या फिर नॉक्सियस गैस के वो वार्निंग देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब ये भी कहता है कि जो भी कॉम्पिटेंट, वहाँ पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए इसके साथ ही, जो कि क्या करेगा? इन्फ्लेमेबल या फिर नॉक्सियस गैस के लीकेज को हैंड हेल्ड डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर की मदद से रेगुलर इंटरवल्स में अपनी शिफ्ट में रेगुलर इंटरवल्स पर क्या करेगा? हैंड हेल्ड गैस डिटेक्टर की मदद से चेक करता रहेगा कहीं गैस का लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते अपने अगले रेगुलेशन की तरफ। यह है रेगुलेशन नंबर 227, जिसमें कि बोलता है कि वेंटिलेशन प्लान कैसा होना चाहिए मीथेन एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए बिलो द ग्राउंड, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो इसमें बोलता है कि वेंटिलेशन प्लान कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 65 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर से प्लान्स एंड सेक्शंस मेरा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने डिटेल में बताया है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है? पहला चीज़ तो आप बताएंगे कि एक्सप्लोरेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बोरहोल के बारे में डिटेल देंगे, जितने भी बोरहोल से ये सब काम आप कर रहे हैं। गैस का ट्रांसपोर्टेशन जिन पाइपलाइन से कर रहे हैं उन सारी पाइपलाइंस के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन वेंटिलेशन प्लान में देना पड़ेगा, ठीक है। एयर मेजरमेंट स्टेशंस जो भी फिक्स किए जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ फिक्स होने चाहिए? हर एक गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस के स्प्लिट्स पे फिक्स होने चाहिए, ठीक है, एयर मेजरमेंट स्टेशन वगैरह, ठीक है। और वहाँ से क्या किया जा सके? एयर मेजरमेंट किया जा सके। और कब किया जाएगा एयर मेजरमेंट? हर एक शिफ्ट में एयर का मेजरमेंट होगा, और उसको वेरीफाई कौन किससे करवाना है आपको? वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जब भी नॉर्मल वेंटिलेशन अगर माइन की थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस केस में आप जो भी मीथेन का एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सट्रैक्शन का वर्क कर रहे हैं, मीथेन के एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सट्रैक्शन का वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी पॉइंट है इसका, इसमें ये बोलता है कि आपको एक कोल बैरियर छोड़ना है, और उस कोल बैरियर की थिकनेस 150 मीटर 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 150 मीटर कम से कम मेंटेन करके रखना है आपको, और बोरहोल्स के बीच की दूरी भी इतनी ही मेंटेन करके रखनी है जहां पर भी एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सट्रैक्शन वर्क हो रहा प्रोग्रेस में है मीथेन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगला रेगुलेशन नंबर 228, इसमें ये बोलता है कि वाटर एंड गैस सेपरेशन कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है ये तो नहीं बताया, लेकिन इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टाइप का इक्विपमेंट लगाते हैं वहाँ पर। अब वो इक्विपमेंट कहाँ लगा होना चाहिए ये बोलता है इसमें। देखिए, अब आप बोरहोल से गैस तो निकालेंगे, उसके साथ पानी भी आएगा, क्या पता नीचे पानी भरा हो, तो पानी ना आए सिर्फ गैस आए, उसके लिए इक्विपमेंट लगा होता है। और ये इक्विपमेंट कहाँ लगा होना चाहिए?
ये इक्विपमेंट कहाँ लगा होना चाहिए? डीगैसिफिकेशन होल का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा या फिर मेन गैस पाइपलाइन का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पर लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले रेगुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 229, जिसमें कि बोलता है वेल्डिंग कटिंग या फिर फ्यूजन अगर आप करना चाहते हैं तो बोलता है कि अगर आप फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कटिंग या फिर रिपेयरिंग ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 230, मैंने इसमें नहीं दिया है। बोलता है कि मीथेन गैस का ट्रांसपोर्टेशन अगर बिलो ग्राउंड आप करना चाहते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कैसी कंडीशंस होनी चाहिए और कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें कौन स्पेसिफाई करेगा? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया जाना चाहिए, कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थक गए यार। चलिए आगे देखते हैं रेगुलेशन नंबर 231। इसमें बोलता है सेक्शनलाइजेशन ऑफ मीथेन पाइपलाइंस। अब जिन पाइपलाइन से मीथेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, आप मीथेन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं किसी पाइपलाइन से। अब इन पाइपलाइंस में मीथेन का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे सेक्शंस में मीथेन गैस की पाइपलाइंस को बांट देंगे। ठीक है, ताकि क्या हो कि अगर किसी भी सेक्शन में आपकी पाइप या हो मतलब डैमेज हो जाए तो उस केस में क्या हो कि दूसरे सेक्शंस में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो भी गैस निकले वो क्या हो, तुरंत ही डाइल्यूट हो जाए परमिसिबल लिमिट के अंदर ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इतनी ही गैस निकले एक पर्टिकुलर सेक्शन से डैमेज होने पर कि वो परमिसिबल लिमिट के अंदर रहे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट में ये बोलता है कि आपको सेक्शनलाइजेशन के साथ साथ ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व वगैरह लगाने चाहिए। ठीक है, अब ये कंट्रोल वाल्व कैसे होने चाहिए कि मतलब जो आपकी गैस के निकलने की मात्रा को कंट्रोल करे, बेसिकली उसके बारे में बोल रहा है। ये वाल्व कंट्रोल करेंगे। अब ये वाल्व कैसे होने चाहिए? स्प्रिंग लगा होना चाहिए इनमें वाल्व्स में। ठीक है, स्प्रिंग लोडेड टाइप के होने चाहिए और इनके साथ एक न्यूमेटिक वाल्व भी लगेगा। न्यूमेटिक वाल्व मतलब क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा वाल्व लगाया जाता है कि इन केस अगर आपका ये वाल्व फेल हो जाता है तो उस केस में वो बंद कर देगा पूरा सप्लाई। ठीक है, हाँ, एक ट्रेसर ट्यूबिंग भी लगा होता है न्यूमेटिक वाल्व के साथ, जो कि क्या करता है, हर एक डीगैसिफिकेशन होल में, ठीक है, तो अगर वो एक्टिवेटेड केस में है, जो कि एक्टिवेटेड है, उसको क्या करेगा, जब भी प्रेशर कम हो जाएगा तो ट्रेसिंग ट्यूब क्या करेगा, उस वाल्व को बंद कर देगा। ठीक है, अगर इनमें से आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व भी फेल हो गया और न्यूमेटिक वाल्व भी फेल हो गया तो ये उस चीज़ को ट्रेसर ट्यूबिंग क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले रेगुलेशन की तरफ। रेगुलेशन नंबर 232, जिसमें कि ये बोलता है कि मीथेन और अदर गैस के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम आप लगाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेजर के फॉर्म में रिजर्वोयर्स में, तो वो कैसे होने चाहिए? तो बोलता है कि एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ऑनलाइन या फिर कंटिन्यूस मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम आपको लगाना है, फिट होना चाहिए उसमें, जिसमें कि क्या लगा हो, ऑडियो विजुअल अलार्म लगा हो, ताकि और कहाँ लगा होना चाहिए? गैस पाइपलाइंस में लगा होना चाहिए। मीथेन मॉनिटर्स को आप कम से कम हर एक 500 मीटर के इंटरवल में लगाएंगे और जितना पास हो सकता है उतना पास जो भी रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाई होगा वहाँ पर लगाएंगे आप। ठीक है, और कहाँ पे लगाएंगे? जो भी जहाँ से भी मेन पाइपलाइन हो गुजर रही होगी रिटर्न एयरवे में, वहाँ पर लगाएंगे और जितना क्लोजर इंटरवल हो सकता है वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये भी बोलता है कि मीथेन मॉनिटर्स को आप क्या करेंगे, ऐसे इंटरफेस करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली वाल्व से जो आपने कंट्रोल वाल्व लगाया है या फिर जो ट्रेसिंग ट्यूब है उनसे कनेक्टेड रहे इलेक्ट्रिकली। ठीक है, डिटेक्टर्स वगैरह। और मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम और क्या काम करेगा? ऐसा होना चाहिए कि पावर सप्लाई उससे उसे किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और जितना भी जो भी एयर पाइपलाइंस के आसपास से क्रॉस हो रही है या फिर पास हो रही है, मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है तो आपका वो उस चीज़ को भी क्या करेगा, मॉनिटर करता रहेगा कंटिन्यूसली। अब आखिरी पॉइंट में ये बोलता है कि कैलिब्रेशन होना चाहिए हर एक मीथेन मॉनिटर का किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, और उसे वेरीफाई कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा मीथेन एक्सप्लोरेशन का, वो क्या करेगा, या फिर मैनेजर, वो क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। रेगुलेशन नंबर 233, तो इसमें ये सिर्फ मैंने नहीं बताया, लिखा इसमें बस इतना बोलता है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए सरफेस और बिलो ग्राउंड के बीच में। ठीक है, सरफेस और बिलो ग्राउंड में, और जहाँ पर भी जितना पास हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर जहाँ पर भी चाहेंगे वहाँ पर आपको फिक्स करना है, और चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन भी लेनी, अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 234, जिसमें कि ये बोलता है कि जो भी मशीनरी इक्विपमेंट
का आप मशीनरी और इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मीथेन के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए, उनका इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो बोलता है कि जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, पाइपलाइंस हैं, सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं, उन सब का एग्जामिनेशन डेली होना चाहिए। ठीक है, हर जगह आपने क्या पढ़ा है, 7 दिन में कम से कम एक बार, महीने में एक बार, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, डेली होना चाहिए और कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होना चाहिए, जो भी है ना। और वो क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर से और मैनेजर से उस चीज़ को वेरीफाई करवाएगा। इसका एक सुटेबल लॉग बुक मेंटेन होना चाहिए कि कब वो चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, कब उनका रिपेयर हुआ है, कब मेंटेनेंस हुआ है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक मेंटेन करके आपको रखना है लॉग बुक में। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 235 की। इसमें बोलता है कि ओनर, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ही है कि एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन अगर किसी कोल सीम से हो रहा है या फिर कहीं से भी हो रहा है, अबैंडन वर्किंग से या फिर कहीं से भी, तो ये सब कुछ एक सिक्योर तरीके से हो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन हो, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रेगुलेशन की तरफ, रेगुलेशन नंबर 236, जनरल प्रिकॉशंस। नॉर्मली अब जो बचा कुचा है तो वो जनरल प्रिकॉशंस में ही डाल दिया जाता है। तो इसमें ये बोलता है कि आपको एक कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस फ्रेम करके क्या करना है, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब का आप जो भी रिलेटेड ऑपरेशन होंगे एक्सट्रैक्शन या फिर मीथेन के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस वगैरह आप किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे, है ना। और वर्क पर्सन, स्टाफ और ऑफिशियल्स, इन सब की रिपोर्ट जो भी है वहाँ पर, उन सभी का बाकायदा अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए ये सब लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर, मुझे अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर, जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।